नमस्कार, मैं हूं प्रियेश। अभी आप देख रहे हैं एजी न्यूज और आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह सर और उनसे जानेंगे पटना निर्वाचन क्षेत्र जो पटना स्नातक के लिए एमएलसी का चुनाव होना है। स्टूडेंट के साथ लगाव रहा है उनका, विद्यार्थी से मिलना जुलना, उनके समस्याओं का समाधान करना। तो विशेष तौर पर देखा जाए तो जो स्नातक चुनाव होता है वो ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के अनुरूप और उनके सपोर्ट से कोई उनके लिए एमएलसी चुने जाते हैं। तो सबसे पहले सर जानेंगे एमएलसी चुनाव के बारे में आपका क्या विचार है जो पटना में होने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग ने पटना सहित सारण और अन्य जो भी शिक्षक और स्नातक के चुनाव है उसकी तिथि घोषित कर दी है 22 अक्टूबर। यानी पटना के जो ग्रेजुएट्स हैं 22 अक्टूबर को अपना मतदान करेंगे। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये विधानसभा जैसा चुनाव नहीं है। ये चुनाव थोड़ा हटके है, इसकी प्रक्रिया भी हटके है, इसके प्रतिनिधि भी हटके होते हैं, उनकी कार्यशैली भी अलग है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जो इसके प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे समाज में उनका एक अलग रूप का योगदान होना चाहिए। मगर दुर्भाग्य यह है कि जितने भी आज तक प्रतिनिधि स्नातकों को मिले हैं उन्होंने स्नातकों को केवल ठगने का काम किया है, उनको लॉलीपॉप देने का काम किया है। केवल जब चुनाव आता है तो स्नातक आ जाते हैं यार, और जैसे ही खत्म हो जाता है चुनाव तो किसी न किसी पार्टी की तरफ जाकर के वो कुर्सी लेकर बैठकर गुणगान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बार जो 2020 में चुनाव होने जा रहा है उस संबंध में मैं कम से कम अपने छात्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने अभिभावकों को, जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं पटना स्नातक के, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे प्रतिनिधि को चुने जिन्होंने स्नातकों के लिए कुछ किया है, जिन्होंने युवाओं के लिए कुछ किया है, युवाओं के मार्गदर्शन में उनकी भूमिका रही हो, जो उनके साथ जुड़ा हुआ हो, जो उनकी समस्याओं को समझता हो। कहीं किसी पार्टी की पॉलिश करके वो आगे न बढ़ गया हो, जूझ कर आया हो, समझ कर आया हो युवाओं की समस्याओं को, ताकि वही आपकी समस्याओं को सुलझाएगा। चुन लेते हैं हम लोग ऐसे लोगों को जो कि हमारे समस्याओं से रूबरू ही नहीं है। वर्तमान में शिक्षा नीति क्या है, क्या होनी चाहिए, विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम कैसा है, होना कैसा चाहिए, क्लासेस चल रहे हैं या नहीं, केवल क्या छात्र आंदोलन में लगे हुए रहेंगे, उनके रोजगार की समस्याओं का समाधान हो गया या नहीं, शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है उस पर लगाम लगेगा या नहीं। ऐसी तमाम बिंदु पर बातें होनी चाहिए। जो भारी भरकम फीस लिए जाते हैं, आपको वोकेशनल कोर्सेज के नाम पे भारी भरकम फीस लिए जाते हैं, सेल्फ फाइनेंस के नाम पे छात्रों का दोहन होता है। और तो और सरकार एक बार भी ये नहीं कहती है कि भाई रोजगार मेला भी कभी लगे। छात्र संघ का चुनाव हो यह आवश्यक है, लेकिन रोजगार मेला लगे यह भी आवश्यक है। दूसरी तरफ परीक्षा की प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे हमारा नियमित पाठ्यक्रम सत्र जो है बर्बाद न हो। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां नामांकन उसके बाद अगले सत्र की परीक्षाएं शुरू हो जाती है। वर्तमान सत्र के बच्चे केवल परीक्षा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझती है सरकार, या ये प्रतिनिधि जो हमारे वोट से चुन करके जाते हैं। तो मैं सभी स्नातक के मतदाताओं से यह अपील करना चाहूंगा कि ऐसे प्रतिनिधियों को चुने जो आपकी समस्याओं से रूबरू हो, आपकी बातों को समझता हो, भली भांति आपकी समस्याओं को जानता हो। दूसरी तरफ जो रोजगार जो यहां क्रिएट किए जा रहे हैं, मैं कहता हूं मुख्यमंत्री महोदय हमारा अच्छा कार्य कर रहे हैं, बिहार निश्चित ही तरक्की की ओर जा रहा है, लेकिन यहीं के बच्चे बाहर जो जाकर अपने प्रतिभा को तलाशते हैं, रोजगार की संभावना बाहर के राज्यों में तलाशते हैं, उनके लिए रोजगार का दरवाजा यहीं खुले, 80% की डोमिसाइल नीति लागू हो, यह भी हम मांग करते हैं। उन
क्षेत्रों में, उन जिलों में जहां स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं है, वहां स्नातकोत्तर की पढ़ाई होनी चाहिए। साथ साथ बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं हमारे, जिसको अगर आप डेली, मैं डाटा रखूंगा थोड़ी देर के मीटिंग में, कि जिसमें हमारे डिग्री कॉलेजेस नहीं है, वहां डिग्री कॉलेज खुले, बच्चे अपने पंचायत स्तर तक तो 10+2 की पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन सबके बूते ये बात नहीं है कि पटना आकर के पढ़ाई करे, हॉस्टल में रख करके पढ़ाई करे। और छात्रावासों में जो भी सरकार के विश्वविद्यालय के पास जो छात्रावास है, दुख होता है देख करके, उसके स्थिति ठीक नहीं है आज के समय में। वहां छात्र सीमित हैं, छात्र के नाम पर बाहरी लोग इनक्रोच कर जाते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। ध्यान कब जाता है? जब नए वाइस चांसलर आते हैं। ध्यान कब जाता है? जब छात्र संघ का चुनाव होता है तो हमारे बच्चों के ऊपर पता चलता है ये रॉड रखे हुए, ये हॉकी स्टिक रखे हुए हैं, ये बॉम्ब रखे हुए हैं, और बताइए उनको परेशान किया जाता है। यही बच्चे आगे चल करके अगर थोड़ा सा केस में फंसते हैं से मिलेगा, अब वो तो कोर्ट दौड़ने का चक्कर लगाएंगे। तो भाई इनसे उन्हें मुक्ति मिले, हॉस्टल अलग हो, शैक्षणिक जो परिसर है वहां नहीं हो, थोड़ा अलग इंतजाम करे सरकार। दूसरी तरफ जो ये सेल्फ फाइनेंस का जो बात है, और कॉलेज ऑटोनोमस के नाम पर, कॉलेज सेल्फ फाइनेंस के नाम पर, वोकेशनल के नाम पर जो लूट मच रखा है, भी बच्चे हैं जो सवर्ण जाति के हैं और वो भारी भरकम फीस नहीं दे सकते हैं, तो भाई 10% आरक्षण तो है, लेकिन क्या फीस में भी उसे रियायत मिले? हमारे हैं जो समझता है, मैं बखूबी जानता हूं कि छात्रों की क्या समस्या है, स्नातकोत्तरों की क्या समस्या है, और जो भी स्नातक कर गए हैं 22, 23, 24, 25 साल तक, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका सत्र लेट चल रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं खुद शिक्षक हूं, बोलते खराब लगता है। अगर हो रहा है बिहार की विधानसभा का, तो इस कोरोना काल में भी हो रहा है। 1 महीना लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन छात्रों का 2-2, 3-3 साल का सत्र लेट हो जाता है। उस पर एक शिक्षक प्रतिनिधि, एक स्नातक का प्रतिनिधि नहीं बोलता है, 2 दिन एक्सपायर हो सकता है। तो सत्र को नियमित करना, शैक्षणिक सुधार लाना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। ये मैं बच्चों को भी मार्गदर्शन के रूप में बताते रहता हूं कि भाई ऐसे ही जगह पढ़े कि जहां सत्र नियमित हो। तो ये सारी मुद्दे हमारे हैं जो मैं पटना के स्नातक मतदाताओं के समय सामने रखना चाहता हूं। देखिए सर, जो पटना के स्नातक मतदाता या कहीं भी स्नातक के मतदाता बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे पहले वो पढ़ाई करके आते हैं, 8, 9, 10 या 11, 12 पढ़ते हैं, और उनको इतना नॉलेज रहता है। उसके बाद भी जो विद्यार्थी हैं वोटिंग के लिए 18 साल के बाद जनरली विधानसभा का भी देते हैं, तो क्या उनको रोजगार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि हमेशा वो वोट करती है सरकार को, और उनके दम पे सरकार बनता है, लेकिन सरकार का हर एक 5 साल या 10 साल पे बदलती है, आती है फिर दूसरा, लेकिन मुद्दा वही रह जाता है रोजगार का। मैं कहना चाहता हूं कि भाई मंत्री महोदय से कि सर आप विकास पुरुष हैं, आपने 7 निश्चय के थ्रू छात्रों का काफी कल्याण किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को बहुत सारे सुविधाएं दी, और कहीं भी है 4 से 5 घंटे में इतने हाई हो गए हैं कि कोई आसानी से आ सकता है। तो आपसे निवेदन है हमारा हाथ जोड़ करके कि अगली बारी उद्योगीकरण की होनी चाहिए, क्योंकि उद्योग ही किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राज्य के उन्नति का आधार है। बिना उद्योग के आप जीडीपी कैसे कल्पना कर सकते हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज के देश, आज के परिवेश में बच्चा मॉडर्न हो गया है। हर एक प्रोडक्ट को हम लोग उद्योग से जोड़ करके देखते हैं, उसको बेचने के संबंध से देखते हैं, उसको खरीदने के संबंध से देखते हैं, केवल हम उपभोक्ता नहीं रह गए। तो जैसे ही हमारे राज्य में औद्योगिकरण की रफ्तार तेज होगी, वैसे ही देखेंगे कि भाई बिहार वास्तव में चीन को टक्कर दे रहा है। केवल बिहार ही चीन को टक्कर दे सकता है, और कोई दूसरे राज्य में, मैं सीना ठोक के कहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि कोई नहीं दे सकता है, कोई राज्य, गुजरात नहीं दे सकता है, क्योंकि बिहार में इतनी प्रतिभा है। हमारे यहां सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियर हैं, देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस हैं। तो ऐसा क्यों होगा भाई कि उद्योग में काम करने के लिए जो हमारे लेबर हैं, जो फैक्ट्री लेबर हैं, वो कहीं दूसरे राज्य में जाए? फैक्ट्री भी यहां भी खुल सकती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का डेवलप कर गया है, जब हमारे
राज्य में बिजली की सुविधा आ चुकी है, जब हमारे राज्य में सड़कें अच्छी हो गई हैं, नदियां पर्याप्त मात्रा में है, तो भाई कच्चे माल को लाकर रेलवे के मार्फत हम लोग उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर उसको अलग अलग राज्य में या दूसरे देश में बेच भी सकते हैं। उद्योग भी एक अच्छा, और उद्योग भी के साथ साथ मैं कहता हूं उद्योग ही रोजगार परक निदान है बिहार के अगले पीढ़ी को तरक्की देने का। लेकिन सर, रोजगार और शिक्षा के बारे में बिहार में क्या होना चाहिए नहीं उस पर आप बात किए, लेकिन जो एक मूलभूत समस्या आप देखिएगा कि बिहार के ज्यादातर लोग मुंबई, दिल्ली, गुजरात या अलग अलग राज्य जो भारत के शहर जहाँ कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ से उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। कभी कभी देखिए दंगा फंसा दिया जाता है, बिहारी के नाम पे वहाँ से भगाया भी जाता है, तो हमेशा से प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाता है बिहारी के नाम का। क्या समाधान है इसका? यही समाधान है कि भाई बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। जो भी यहाँ के युवा हैं जो स्नातक कर जाते हैं, भाई यही अपना रोजगार तलाशे, ताकि बाहर के राज्य, अब रेलवे है, बैंक्स हैं, तो इसमें तो आएंगे ही पूरे ऑल इंडिया कंपटीशन IBPS और रेलवे रिक्रूटमेंट्स के थ्रू। लेकिन जो राज्य की जो मूलभूत नौकरियां हैं, सचिवालय है, हाई कोर्ट है और शिक्षा विभाग है, यहां तक अभी निकले हुए वर्तमान में सहायक आचार्य का अगर आप हम बात करें, जो बहाली निकली है 4268 के आसपास, और पिछली जो 2014 की बहाली निकली थी उसमें के संबंध में भी मैं कहूंगा कि बाहर के लोग आ गए। इस बार भी संभावना ऐसी लग रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग आ जाएंगे। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, छिपे हुए कंडीशंस हैं, जिसको पढ़े लिखे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसको सरकार कहे, मैं तो कहता हूं कि अगर आप हिमाचल जाते हैं तो वहां के लोग कहेंगे कि भाई कांगड़ी में आना चाहिए, तमिल आना चाहिए, उड़ीसा में जाते हैं उड़िया आना चाहिए, अगर महाराष्ट्र जाते हैं तो भाई मराठी और कोंकणी आनी चाहिए। तो क्या हम मुख्यमंत्री से उम्मीद करें कि भाई यहां के अगर सहायक आचार्यों की बहाली निकालते हैं तो उसमें किसी को मैथिली आनी चाहिए, भोजपुरी की अनिवार्यता हो, मगही की अनिवार्यता हो, और होनी चाहिए। आप जिस परिवेश में बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं और आप BHU से और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आकर के इंग्लिश में दे करके चले जाएंगे तो हमारे बच्चे ग्रस्त नहीं कर पाएंगे, नहीं ले पाएंगे वैसे शिक्षा। तो और जो भी बाहर से यहां नौकरी करने आएंगे तो मैं खुल करके कहता हूं कि वो हमारे राज्य को एक्सप्लॉइट करने आते हैं, राज्य को कमाने का एक प्लेटफॉर्म समझते हैं, एक स्टेट समझते हैं, डेस्टिनेशन समझते हैं, और पैसा कमा करके नौकरी करके चले जाते हैं। और पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए, लेकिन हमारा जो यहां का प्रोडक्ट होगा यही के कॉलेज में जाकर के, यही के स्कूलों में जाकर के पढ़ाएगा। तो लागू होना ही चाहिए। जैसा हम समझते हैं कि किसी बच्चे को हमने पढ़ते हुए देखा है तो भाई उसको आगे की पढ़ाई कैसी है। तो मुख्यमंत्री का एक कदम स्वागत योग्य है कि भाई जो भी शिक्षक जो स्कूल के होंगे वो पक्के, वो 100% बिहारी होंगे। लेकिन अगला कदम उनका मैं मांग करता हूं कि भाई डोमिसाइल नीति के तहत पहली प्राथमिकता बिहारियों को दे। ये इससे अधिकतर रोजगार की समस्या, क्योंकि एक व्यक्ति जैसे ही सबल हो जाता है, जैसे ही वो नौकरी में चला जाएगा, वो अपने 10 परिवार का भरण पोषण कर सकता है और 10 परिवार में अच्छी शिक्षा फिर मिल सकती है। नहीं तो एक व्यक्ति अगर बेरोजगार होता है उसका पूरा का पूरा परिवार चरमरा जाता है। आप एक बेरोजगार का दर्द समझिए और उसकी बातों को समझिए। राज्य में रह करके उसको जब नौकरी की संभावना नहीं होती है तो उसकी पीड़ा को समझिए। तो मैं ये मांग करता हूं कि भाई, और जो भी ये मांग करते हैं, ठीक है, तो स्नातक मतदाताओं से मेरी अपील है कि ऐसे ही प्रतिनिधि चुने जो कभी ऐसे मामलों को रखा हो। आज मैं कह रहा हूं, कल अगर कोई इस मुद्दों को उठाता है तो उसे मत माने। क्या पहले भी किसी प्रतिनिधि ने ऐसी बातों को रखा? नहीं रखा, ना सदन में रखा, ना विधान परिषद में रखा और ना विधानसभा में रखा। मैं तो जानता हूं बहुत सारे मुद्दे बहाली के मुद्दे हैं, कब आते हैं? जब भी 2014 में बहाली निकला, क्या भाई चुनाव का माहौल था और लगते लगते 4 साल लग गया। बेचारे का उम्र कितने साल नौकरी कर पाएंगे? अभी भी निकला है, चुनावी माहौल का ये नौकरी है। चुनाव में नौकरी आप दे रहे हैं, कहां तक संभव हो पाएगा?
इवन देखिए, हंसने की बात लगती है कि भाई आचार संहिता लागू होने के 2 दिन पहले तक बहाली आ रही है। आप देख रहे हैं एजे न्यूज। एजे न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Invictus Educare, top position in quality education.